सिंपल लेसन में सभी का स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम पुनः कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पौंडीचेरी, माहे, गोवा या चंद्रनगर? भारत में जो फ्रेंच बस्ती नहीं है वो है गोवा। गोवा पुर्तगाली बस्ती हुआ करती थी। यहाँ पर पुर्तगाली हेडक्वार्टर था ये, और इसको अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाही से जीता था। अगला प्रश्न है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बर्दवान? कासिम बाजार वो जगह है जहाँ पर मुगलों द्वारा अंग्रेज़ों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में, 1620 में, 1664 में या 1604 में? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला पुर्तगाली गवर्नर था? अल्मेडा, फ्रांसिस ड्रेक, अल्बुकर्क या वास्को डिगामा? वास्को डिगामा ने भारत को क्या किया था? इसने डिस्कवर किया था भारत को। अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। ये 1505 ईस्वी में भारत आया था। अल्बुकर्क वो व्यक्ति है जो पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखा था। इसने गोवा को कब्जे में लिया था और गोवा में इसने पुर्तगाली हेडक्वार्टर बनाया था, और ये 1509 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच में हुआ था, इसको समाप्त करने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गवर्नर है जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिंगटन? टीपू सुल्तान के विरुद्ध तीसरे मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस लड़ा था, और ये वही कॉर्नवालिस है जो कि अमेरिकी क्रांति में जॉर्ज वाशिंगटन से हार गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में या 1856 ईस्वी में? 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का अंत होता है और पंजाब हमेशा के लिए ब्रिटिश राज्य का हिस्सा हो जाता है। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती? बुनियादी शिक्षा या जो बेसिक शिक्षा होती है, इसका विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचांड का विरोध क्यों किया था और इसका कारण क्या था? सांप्रदायिक पंचांड जिस पर कि पूरा 1932 में पूना पैक्ट होता है, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल वाला जो पूरा सीन था, उस पर यह सांप्रदायिक पंचांड जो कि कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, सांप्रदायिक पक्षपात हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, भारत की आर्थिक दुर्दशा, हस्तशिल्प का विनाश। हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, ये होना चाहिए यहाँ पर सही उत्तर। वैसे यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था कि यह राष्ट्रवाद के विचार को कमज़ोर करेगा, भारत के जो क्रांतिकारी विचारधारा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो युद्ध था, जो प्रयास चल रहा था स्वतंत्रता का, उसको कमज़ोर करेगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी
के प्रवर्तक थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिन्टॉश या जेम्स प्रिंसेप। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में बंगाल में की थी। प्रश्न है कि भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान या शहरी मकान मालिक, भूस्वामी या लैंडलॉर्ड, जमींदार जिसको कहते थे। 19वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण था भारत में, ये उच्च मध्यम वर्ग तक सम्मिलित था, यानी जो शैक्षिक वर्ग था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, थोड़ा समझदार वर्ग था, वहीं तक सीमित रह गया। किसी राजसी वर्ग, धनी किसान या गरीबों तक ये नहीं पहुंचा था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। कौन वो वायसराय था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904, ये 1902 में आई रैले कमीशन की जो संस्तुति थी उस पर आधारित थी और ये लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस टाइम भारत का वायसराय हुआ करता था। अगला प्रश्न, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुनीलाल, धार्मिक लाल। वैष्णव जन तो रचने वाले जो व्यक्ति थे वो नरसिंह मेहता थे। इनका गीत था जो गांधी जी का बहुत प्रिय था। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। भारत में लौह पुरुष को भारत के एकीकरण के लिए जाना जाता है, यानी वल्लभ भाई पटेल को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, एस एन टैगोर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। ये फिन्सबरी एक जगह है, वहाँ से ये चुनाव में खड़े हुए थे, यहाँ से चुने गए थे और जिस पार्टी ने टिकट दिया था वो थी लिबरल पार्टी। अगला प्रश्न है, गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी या फेबियनवादी। गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, जो अपने सिद्धांतों से, अपने दर्शन से अराजकता पैदा कर दे, ऐसे व्यक्ति थे गांधी जी। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह विंस्टन चर्चिल का कथन है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर एलेक्जेंडर कंघियम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप। चार्ल्स विल्किंस वह व्यक्ति था जिसने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, यानी संकलन किया था इसका। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने साल 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की 1913 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में। 1913 में इन्होंने अल बलाग निकालना शुरू किया अल हिलाल पर प्रतिबंध लग जाने के बाद। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत भाग्य विधाता के नाम से यह प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले इसे 1911 में गाया गया था और तत्वबोधिनी पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। जनगण मन बंगाली मूल भाषा में लिखा गया था। हिंदी में इसका अनुवाद आबिद अली ने किया था।
अगला प्रश्न है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सूर्यसेन, सुखदेव। 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमले में सूर्यसेन इसका लीडरशिप में थे। सूर्यसेन को कहते हैं मास्टरदा। सूर्यसेन के साथ इसमें कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर और भी अन्य शामिल थे। और प्रीतिलता वाडेकर वो महिला हैं जिनकी इस हमले में मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय दल बर्लिन में स्थापना हुई थी 1914 में। सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या डब्ल्यू सी बनर्जी ने, या सूर्यनाथ बनर्जी ने, या चंपाकरमण पिल्ले ने। चंपाकरमण पिल्ले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी। ये युवावस्था में यूरोप चले गए थे और इनका पूरा जीवन वहीं बीता था, वहीं से राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ किया था सिपाही मिटने के बाद, यानी सिपाहियों के गदर के बाद। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में विक्टोरिया द्वारा जो घोषणा की जाती है, उसके बाद भारत की बागडोर जो है वो ब्रिटिश सरकार पर चली जाती है, यानी ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अंडर में। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। 1857 के विद्रोह के बाद अभी हमने पढ़ा कि विक्टोरिया द्वारा घोषणा की गई और भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सैयद अहमद बरेलवी, शाह वली उल्लाह, सर सैयद अहमद खां, सैयद अमीर अली। सर सैयद अहमद खां वो व्यक्ति हैं जो इस तरीके की बात कर रहे थे कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच मेल मिलाप होना चाहिए। इन्होंने ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की, जो कि सन 1920 में चलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनती है। सैयद अहमद बरेलवी जो हैं ये वहाबी आंदोलन संबंधित है। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली या इलाहाबाद? रानी की उद्घोषणा मतलब विक्टोरिया का जो उद्घोषणा जारी हुआ था 1 नवंबर 1858 को, ये इलाहाबाद में हुआ था। एक शाही दरबार यहाँ पर आयोजित होता है। यहाँ पर घोषणा होती है कि भारत का जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहेगा। जो गवर्नर जनरल है वो अब से वायसराय कहलाया जाएगा, और भी बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। बेसिकली ये एक भारत शासन अधिनियम होता है। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? एम.के. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, जी.वी. जोशी। जी.वी. जोशी यानी गणेश वासुदेव जोशी, ये वो व्यक्ति हैं जो 1877 के इंपीरियल दरबार में यानी शाही दरबार में खादी के कपड़े पहनकर गए हुए थे, जो कि हाथ से काती गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था? 1853 में। डलहौजी का शासन हुआ करता था। और ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी, ताकि प्रशासन में के नियंत्रण में सुविधा हो, कहीं भी आ जा सके आराम से, और माल ढोने में यानी वाणिज्य के लिए सुविधाजनक हो। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब। पंजाब वो राज्य है जिस पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति नहीं अपनाई गई थी, क्योंकि पंजाब जो है वो आंग्ल सिख युद्ध से कब्जा किया गया था इसको। पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1800
1845 से 46 के बीच में होता है, और दूसरा जो है वो 1848 से 49 के बीच में होता है, और 1849 में पंजाब जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन में चला जाता है। सतारा वो पहला राज्य है जिसे राज्य अपहरण नीति के तहत हड़पा गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। सत्येंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? शैक्षिक सुधार, पुलिस सुधार, औद्योगिक सुधार या कृषि सुधार? लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार जो है पंजाब के लिए खासकर ये कृषि सुधार था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन? बंगाल का विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1904 में हुआ था। दिल्ली दरबार जो दूसरा था ये 1903 में हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है ये 1885 में हुआ था। ये डफरिंग शासनकाल में हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है ये लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? विदेशकों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, स्थायी परिषद? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। 1784 में ये एक्ट आया था। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853? चार्टर एक्ट 1793 के बाद हर 20 साल में आता था, और 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके हिसाब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, पर चीन और चाय के साथ अगले 20 वर्षों के लिए इस एकाधिकार को बनाए रखा गया, और चार्टर एक्ट 1833 में चीन के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया था। ये थे 35 प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।